महाराष्ट्र के 288 विधानसभा के लिए चुनाव का तिथि सबको मालूम है। 20 को उसका चुनाव होना है। साथ में झारखंड में भी एक चरण का चुनाव हो गया है, दूसरा चरण भी 20 को पूरा होगा। ये वीडियो में पूरा जो है वो महाराष्ट्र चुनाव के बारे में है और वहीं तक सीमित है। झारखंड में हम दूसरा वीडियो कभी बनाएंगे तो आप लोगों के सामने रखूँगा। देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव है ना, यह एक तरह से देखा जाए तो बहुत महत्व का इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक राजधानी देश की वो महाराष्ट्र है। रेवेन्यू वहाँ से बहुत जनरेट होती है, सरकार को बहुत पैसा वहाँ से मिलता है। और इसके बाद जब ये हरियाणा वाला चुनाव, अच्छा सॉरी, मैंने एक बात बोलना भूल गया। हरियाणा वाले चुनाव में जितने भी विश्लेषक थे चुनावी, सारे लोगों ने वहाँ पे कांग्रेस को जीतते हुए दिखा रही थी। मेरा वीडियो प्रभा मंथन का चैनल पर आज भी पड़ा हुआ है, जाकर के अगर सुनिएगा तो मैं एक ऐसा आदमी था जो एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने लिखा कि कांग्रेस के लिए ये फिर से कांग्रेस के लिए ये मुसीबत है चुनाव, और यहाँ से बीजेपी का समीकरण जो है अच्छे लग रहे हैं और ठीक परिणाम जो है उसके वैसे ही हुए। दरअसल क्या हो रहा है, चुनाव जो विश्लेषक है ना, इनके जो डाटा कलेक्शन का जो तरीका वगैरह है, या वो क्या अप्रोच उनका है, किन लोगों के पास वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये हमें बहुत संशय की बात लगती है। और मेरा जो विश्लेषण होता है वो हमेशा प्योरली जो पिछले जो डाटा होते हैं उनके आधार पे, और जो जातीय जो समीकरण है जो वर्तमान में, उनको देख करके मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो मैं आज भी महाराष्ट्र विधानसभा पे पहले जो डाटा हम के बारे में बात करेंगे, उसका रुख देंगे, और फिर जातीय समीकरण क्या है उसका रुख देंगे। और इसमें जो पूरे चुनाव में जो माहौल जो बना हुआ है, एक तरफ से राहुल गांधी, एक तरफ से ये मोदी शाह और जोगी का ये जो अब चल रहा है युद्ध, इसको युद्ध ही बोलेंगे, चुनावी युद्ध। इसमें कई तरह के नारे भी लगे। और महाराष्ट्र में बताया जैसे कि इसलिए भी महत्व है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई। अगर महाराष्ट्र भी हाथ से निकल जाएगा तो एक तरह से राहुल गांधी की फिर जो है वो बात होगी कि राहुल गांधी का कोई जोर असर नहीं है जनता के बीच में। और जो 2024 के लोकसभा का जो परिणाम थे, यह जो है एक संविधान बचाओ वाली जो जिस नारे में वो जो दलित थे वो भ्रम में पड़ गए, और वो जो है भाजपा के खिलाफ वोट कर गए। इसलिए ये यूपी जैसे या और स्टेटों में उनकी बीजेपी की सीटें कम आ गई। अब ये जो सिनारियो है, हरियाणा में ये उलट गया है। वहाँ पे दलित वोट जो जाना चाहिए था वो नहीं गया कांग्रेस को, और बीजेपी की तरफ झुका हुआ है। और एक बात तो पूरा ये स्पष्ट होते जा रहा है, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर उठ है, जो पहले ये कहा जाता था कि बनियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, अब ये नारा पीछे छूट चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी जो है बहुत महत्व के हो गए हैं, और ओबीसी को ही, समाज को ही देख करके भाजपा अपनी रणनीति बना रही है। वो जो है चीफ मिनिस्टर बनाना होती है तो भी वो ओबीसी जो लीडर्स हैं उनकी पहली पसंद होती है। उनको अगर प्रदेश में अध्यक्ष बनाना है तो उसका समीकरण का ख्याल कर रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ओबीसी जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी की जो थी, अब वो नहीं रह गई है। और मोदी की जो ये बीजेपी है वो ओबीसी को लामबंद करके और चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में अगर दलित भी साथ में आ जाते हैं तो फिर ये कांग्रेस के लिए जो एक मुस्लिम पार्टी के रूप में देखा जा रहा है, उस लड़ाई में फिर बीजेपी जो है जाति धर्म को लेकर के आगे चली जा रही है। तो ये तो एक निचोड़ है दोनों पार्टियों के अप्रोच में, जो है कि जो कांग्रेस है वह जो है वो मुस्लिम और दलित का कार्ड खेल रही है, और बीजेपी जो है वो ओबीसी और हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। और इसी दोनों के बीच में ये धर्म युद्ध चल रहा है। और अगर जो दलित कांग्रेस के साथ नहीं गए तो ये निश्चित रूप से मानिए कि ये कांग्रेस की बुरी स्थिति होगी। लेकिन एक बात, जो रीजनल पार्टियां हैं उनके लिए राहुल गांधी बड़े खतरे के संकेत हैं, और शायद वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी, और बीजेपी के विरोध में वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। दरअसल
राहुल गांधी का जो ये एक जो निशाना है वो ये है कि मुस्लिम तो अब उनके साथ आ गए हैं, अब वो रीजनल पार्टियों में नहीं है, इसलिए रीजनल पार्टियां अब दबाव में कांग्रेस की बात मान नहीं है, और जहां पहले कांग्रेस को सीट नहीं देती थी वहां भी अब सीट देने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे मुस्लिम जो समूह है वो एकदम से लामबंद होकर खड़ा हो गया है। इसके दबाव में रीजनल पार्टियां जो है अब धीरे धीरे वो कमज़ोर होगी। और अगर मान लीजिए कि और तबके के वोट भी अगर वो, जैसे कि हमेशा वो पिछड़ी जातियों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो अगर ये भी जातियां अगर उनके साथ लामबंद हो जाती हैं तो ये वोट बैंक जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों का है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी का ये वोट बैंक है, अगर बिहार की बात कीजिए तो ये आरजेडी का वोट बैंक है। इस तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका भविष्य जो है राहुल गांधी के उभरने से अब वो खतरे में आ गया है, और शायद वो खतरा भांप नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी से लड़ाई लड़ने में कांग्रेस के हम साथ रहेंगे, जबकि कांग्रेस के साथ रहने से वो अपना जड़ जो है खुद जो है वो कटवा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की अपनी स्थिति बहुत क्लियर है, वो उस पर काम कर रहे हैं। उनको उनको बहुत कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है, और उनका ठीक भी है, उनका निशाना भी ठीक है, और अपनी बात जो कह रहे हैं वो जिन लोगों के लिए कह रहे हैं वो सटीक उन पर बैठ रही है। तो आइए हम एक बार हम अगर महाराष्ट्र के 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव का थोड़ा सा अगर आकलन करेंगे ना, तो 2024 के विधानसभा में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो वोट पाई थी वो 27.84 27.84% पाई थी, और जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें 26.18 यानी कि करीब करीब 1.5 से 2% वोट जो है वो 24 में कम मिला है। अब इसका हाल देखिए कांग्रेस का, कि कांग्रेस 16.41% वोट 2019 के लोकसभा में पाई है, और कांग्रेस 2024 में भी 16.91 यानी कि 0.5% वोट अधिक पाई है, जबकि सीट कितनी ज़्यादा पाई है, बहुत ज़्यादा पाई है। और एनसीपी में देखिए कि एनसीपी 2019 में 15.66 वोट परसेंट पाई, और ये 2000 जब 24 का जो चुनाव हुआ तो इसमें जो 16.9 सॉरी ये वोट इनको मिला है 10-3-13 10.27 जो है वो एनसीपी शरद पवार को, और 3.60 करीब जो है अजित पवार को, दोनों को मिला जुला कर देख लिया जाए तो करीब 14% हुआ। यानी कि एनसीपी का भी वोट यहाँ से करीब करीब 2% के आसपास यहाँ पे कम हुआ है, 2-2.5%। यानी कि बीजेपी का भी वोट कम हुआ 24 में, और एनसीपी का भी वोट कम हुआ, ठीक है। और शिवसेना का जो वोट था वो 23.50 का वोट था ये आपके 2019 के लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा। और 2024 के जब लोकसभा का जो चुनाव हुआ है तो शिवसेना एक ये उद्धव वाली जो शिवसेना है वो 16.5% वोट पाई है, और जो शिंदे वाली शिवसेना है वो 12.96 करीब 13% मान लीजिए। यानी कि 2019 के जो चुनाव में शिवसेना जो संयुक्त वोट पाई थी उससे कहीं 6% अधिक वोट जो है वो 2024 में पाई है। ये बहुत एक समझने वाली बात है। अब ये जो 6% वोट जो बढ़ा है इसमें 16.52% वोट जो है मिला है इनको उद्धव को, और 12.95 करीब करीब 13% वोट जो है ये मिला है एकनाथ शिंदे को। अब ये सोच लीजिए कि 2024 में चुनाव में उद्धव को मुस्लिम वोट भी गया, दलित वोट भी गया, उसके बाद 16.5% वोट पाए, और एकनाथ शिंदे अकेले जो है वो 13% वोट पाए। इसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की पोजीशन जो है शिवसेना से वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इस चुनाव में क्या होगा कि न हो सकता है कि मुस्लिम तो साथ में रहेंगे क्योंकि बीजेपी को उनको हराना है, लेकिन दलित मतदाता अब यहाँ से हट जाएंगे तो उद्धव का वोट परसेंटेज कम हो जाएगा, और निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे के वोट परसेंटेज इस विधानसभा के चुनाव में मेरा अपना आकलन है कि उद्धव ठाकरे से वो अधिक होगा। तो शिवसेना की जो लड़ाई अभी चले असली और नकली की, इसमें आप देखिएगा चुनाव परिणाम आने के बाद एकनाथ शिंदे ही ये साबित होंगे कि असली शिवसेना के हकदार यही हैं, क्योंकि उद्धव पे ये बहुत डेंट लगा है। जो ये कांग्रेस के साथ आ गए हैं और अब जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की जो बातें हैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी छवि जो है वो बाला साहब वाली जो है छवि वो नहीं रह गई है।
तो एक तो ये बदलाव आ गया। अब एनसीपी में देख लेते हैं। एनसीपी में करीब 2% की गिरावट है। 19 में जो जो एनसीपी थी और अभी जो संयुक्त है, मतलब कि अब अलग अलग हो गए। पहले संयुक्त में 15.66% था और अब जो है 10.27 और 3.60, तो ये करीब 13.879 मान लीजिए, तो करीब 2.5% का ये है, तो गिरावट है जो है। अब सवाल उठता है कि एनसीपी टूटने के बाद जो अजित को भी मिला, अजित पवार को जो वोट परसेंटेज मिला है और एनसीपी को भी मिला है, इसमें ये भी जो है कमज़ोर हो गया है। तो सवाल इतना है इनका वोट गया कहाँ। तो ये जो वोट इनका यहाँ जो निकला हुआ है, ये इसमें जो इजाफा हुआ है वो कुछ कांग्रेस में चला गया है और थोड़ी जो है वो उद्धव की जो शिवसेना है उसमें चली गई है। अब ये जो चुनाव अब आने वाला है, इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है कि प्रकाश अंबेडकर वाली टीम का जो है, प्रकाश अंबेडकर जो है चूँकि हर एक जगह अपने करीब करीब कैंडिडेट मोस्टली खड़ा किए हुए हैं और वहाँ पे ये इनके पार्टी का नाम विकास वंचित आघाड़ी इस तरह से कुछ करके है और ये इनका कुल वोट 4.5% पिछले बार पाए थे जो है। तो ये 4.5% जो अभी लोकसभा चुनाव है, तो उसमें से अगर निकाल दीजिएगा तो कुल वोट जो बीजेपी को मिला था वो 43.55 और मिला था और कांग्रेस को 43.7 कुछ मिला था जो है। तो अंतर बहुत नहीं था। अब ऐसे में 3-4% वोट जो है वो महाअघाड़ी से निकल करके और महायुति में चले जाना, ये बहुत डिफरेंस करेगा। या जैसे मान लीजिए प्रकाश अम्बेडकर का वोट नहीं आता है, वो उन्हीं के पास रह जाता है, तो भी 2-2.5% वोट जो है वहाँ से कम हो जाएंगे। तो लिहाजा बीजेपी के साथ जो गठबंधन है महायुति का और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है महाअघाड़ी का, इसके वोटों में जो अंतर होगा वो कम से कम 3 से 4% का अंतर आ जाएगा जो। और इस तरह से देखा जाए तो वोट जो अभी जो कांटे की अभी लड़ाई दिख रही है, जब चुनाव परिणाम आने शुरू होंगे तो थोड़े थोड़े से वोट से ही ये कांग्रेस का गठबंधन जो है ये कमज़ोर होगा और महायुति का गठबंधन ये मजबूत होगा। ये तो हो गया, ये सब आपकी स्टडीज बताता है। अब आ जाइए जातीय समीकरण पे। तो देखिए, एक तो ये है कि वहाँ पे मराठा जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं और कोई भी किसी भी क्षेत्र में जो जातियाँ स्ट्रांग होती हैं ना, उनका वोट परसेंटेज इस तरह से नहीं होता है कि कहीं अगर मान लीजिए कि अगर सपोज कर लीजिए कि वहाँ पे मराठा अगर 32-33% अगर है मान लीजिए, तो आपको ये मान के चलिए कि वो इफेक्टिव जो है वो 8 से 10% और वोट उनका और बढ़ जाता है। डोमिनेंट कास्ट का यही रोल होता है। कोई भी डोमिनेंट कास्ट हो, यूपी में जैसे मान लीजिए कि आप डोमिनेंट कास्ट में देख लीजिए, राजपूत हैं, यादव हैं, ब्राह्मण हैं, ये कहीं कहीं वो पटेल, जिसको कुर्मी और लोध कहा जा रहा है, वो भी कहीं कहीं डोमिनेंट कास्ट है। तो ये जो डोमिनेंट कास्ट होती है ना, ये अगर इनके एक के पास 4 वोट है तो ये 2 वोट और अपने पास ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये समूह को, अपने अगल बगल के लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं या दबाव में रखते हैं, उनको वोट परसेंट गिरा लेते हैं। इस तरह से तो मराठा का जो वोट बैंक 33% है वो निश्चित रूप से ये इस आंदोलन में हमें लग रहा है, क्योंकि एक नाथ शिंदे भी मराठा हैं, तो उनके तरफ भी और उनकी जो ये 2 साल से जो भी अपना सरकार चलाए हैं, इनकी जो योजनाएं हैं ये बहुत सूट की है। मेरे ख्याल से कि ओबीसी का जो वोट बैंक है 32-33% वो तो बीजेपी को मिल रहा है, ये तो कांग्रेस के लोग भी इन्होंने स्वीकार किया हुआ है। मराठा का भी अगर वोट मिल जाता है और चूँकि दलित वोट इस बार कांग्रेस की तरफ जा नहीं रहा, इसलिए ये जो चीज़ें हैं बताती हैं कि जातीय समीकरण के हिसाब से भी बीजेपी और उसका गठबंधन जो है वो इस चुनाव में भारी है। और बहुजन अघाड़ी का रोल आपको मैं बता ही दिया। तो जो मेरा जो आकलन है ये कि इस बार के चुनाव में संविधान बचाओ वाली बात काम नहीं करेगी और दलित वोट जो है वो महाअघाड़ी से छिटक जाएगा। मुस्लिम वोट तो जहाँ हमेशा मिलता है बीजेपी के खिलाफ में, वो तो पिछले बार भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी में ये दलित जातियों का भी, ओबीसी जातियों का भी, मराठाओं का भी, सारे वर्ग का वोट मिल रहा है। मुस्लिम को छोड़कर सभी वर्गों का वोट मिल रहा है और इसलिए ये पलड़ा हमें लग रहा है कि भारी हो रहा है। अब जो सीटों का जो हिसाब है, हमें लग रहा है कि जो महाअघाड़ी की जो वोट परसेंटेज है ये 40 से 43% के आसपास में आएगा और जो इसका
महायुति का जो वोट परसेंटेज है 45 से 48% के बीच में रहेगी। जो सीटों का मेरा मेरा जो हिसाब हमने जो लगाया हुआ है वो ये कि बीजेपी 95 प्लस माइनस 7 सीट, यानी 95 में 7 जोड़ दीजिए तो 102 सीट होता है, और अगर 7 घटा दीजिएगा तो 88 होता है, 88 से लेकर वहाँ तक। वैसे ही एक नाथ शिंदे का 55 प्लस माइनस 6, और अजित पवार का 20 प्लस माइनस 5, ये आंकड़ा बैठ रहा है। और ये तो आप ये मेरे इस विश्लेषण से इतना इतना कन्फर्म हो रहा है कि सरकार जो है महायुति की बनेगी। और ये भी एक संभावना बन सकती है कि एक नाथ शिंदे और बीजेपी ही मिलकर के सरकार बना दे। अजित का जो जो सीटें आएंगी एक तरह से देखा जाए तो वो एक्स्ट्रा में होगा, ये मेरा अपना आकलन है जो है। और चुनाव के बाद एक बार निश्चित रूप से अजित पवार और शरद पवार, हो सकता है कि जब अजित पवार का जब रोल घटेगा बीजेपी में या उनकी सीटें घट जाएंगी तो ये संभावनाएं बनती हैं कि फिर से वो शरद शरद की पार्टी, उनके चाचा भतीजे की जो पार्टी में फिर जो है वो समझौता हो जाए। इस पूरे चुनाव में जो सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट जो हमें मिल रहा है वो एक नाथ शिंदे का मिल रहा है। इसमें देखिएगा 70 से 75% का स्ट्राइक रेट उनका रहेगा। और इसके बाद अगर किसी का स्ट्राइक रेट बढ़िया होगा तो वो शरद पवार जी का होगा। शरद पवार जी देखिए, उनके साथ सहानुभूति भी है, मराठा लीडर भी हैं, और एनसीपी को तोड़ने का जो आरोप है वो अजित पवार और बीजेपी दोनों से, इसलिए उस रीजन में वहीं से आए हैं। जो कांटे की जो लड़ाई है वो एक सीट जो सबसे बड़ी उद्धव ठाकरे की बेटे की, तो वहाँ हमें लगता है कि बहुत मिलिंद देवड़ा चुनाव वहाँ निश्चित रूप से उनको हार जाना चाहिए। हार जाना चाहिए का मतलब कि वो हमें हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ शिवसेना का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। अगर उस सीट जो है कांटे में फंसती है तो एक तरह से देखा जाए तो महाअघाड़ी की ये सीट जो है ये बहुत कुछ कहानी कह जाएगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा महाराष्ट्र के ऊपर विश्लेषण था। आपको विश्लेषण अगर निश्चित रूप से देखिए अच्छा लगे, अगर मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न भी लगे तो भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि हम हमेशा आपके पास हर तरह की वीडियो के लिए आता हूँ, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो राजनीति से लेकर चाहे सोशल इशू हो, हर तो को मैं समय समय पर लेकर के आता हूँ। तो हमें अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।